Hello everyone, welcome to Target for IQ. Guys, today we are going to start a new lecture series on constitutional law और हमारा ये जो सीरीज़ होगी ये रिवीजन पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आर्टिकल्स यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, रादर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड थ्रू क्वेश्चंस डिफरेंट आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उससे कितने आर्टिकल्स रिलेट कर रहे हैं या उस क्वेश्चन से और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच से हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, आप सभी जान रहे हो कि बिहार पीटी इज़ ऑन इट्स वे। तो इस समय जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। Question 1. Constitution is generally defined as law of the land, fundamental law of the land, administrative law of the land and constitutional law of the land. तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हमेशा हम ये चीज़ सुनते हैं दैट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसिडर्ड सुप्रीम एज अ सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, देखो हमारे देश में सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर या फिर चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इनको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लो इन दोनों क्वेश्चंस को हम साथ में कवर कर रहे हैं दैट सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर एंड चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर दोनों है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी और बी होगा। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी और सोवरेनिटी। देखिए बहुत से बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, जबकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि हमारी कंट्री में चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर या फिर सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं कि संप्रभुता कहाँ पे रिलाई करती है, तो संप्रभुता कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि जो पीपल ऑफ इंडिया है यानी जो हम लोग हैं उनमें रिलाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। देखो इस तरह से दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो आप एक तरह से समझ लो कि आउट क्वेश्चन ही है। एक तो होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया यानी कब लागू हुआ, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया एंड इट वाज इनैक्टेड, ठीक है। तो ये दो डेट्स हैं, दो डेट्स आपको याद रखनी है। एक तो 26 जनवरी 1950 था। 26 जनवरी जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था दैट केम इनटू फोर्स। बट जो 26 डे ऑफ नवंबर है दैट टू 1949 यानी 1950 से एक साल पहले, जो कि प्रियम्बल में भी मैंशनड है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और इनैक्ट किया गया था, ठीक है। ये दो डेट्स आप याद रखिएगा, इसमें गलती नहीं करनी है। फोर्स की बात जब आएगी तो 26 जनवरी, और जब अडॉप्शन की बात आएगी, इनैक्टमेंट की बात आएगी तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर directly elected by the people, nominated by the INC, nominated by the rulers, elected by the provincial assemblies। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे, नॉमिनेशन तो उनका कहीं से नहीं हुआ था। तो अगर किसी भी ऑप्शन में नॉमिनेशन वाला पार्ट है तो ये आप पहले ही एलिमिनेट कर दो कि ये तो गलत है, आगे कुछ भी लिखा है हमें मतलब नहीं है। दो ऑप्शन अब बचते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड एंड इलेक्टेड। इलेक्शन तो हुआ था, बट जब अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इलेक्शन का तो वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे, रादर जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनके थ्रू इनका इलेक्शन हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन चेयर्ड बाय। देखो चेयरमैन से रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, आप इसको समझिए। अगर परमानेंट चेयरमैन की बात आती है ना कि परमानेंट चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो दैट पर्सन वाज सरदार पटेल। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें याद ही करनी पड़ेंगी, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कैसे कई सारी चीज़ों को एक साथ हम याद कर सकें, जिससे कि गलत करने के जो हमारे चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। Next is, the Indian Constitution is an unwritten constitution, a written constitution largely based on the Government of India Act 1935 and a gift of British Parliament। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा
ऑप्शंस करेक्ट हैं। देखो, क्या ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। क्या ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? नो, ये हम सभी जान रहे हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? यस। सेकेंड ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है? ए में और बी में, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इन्हीं दोनों में से होगा। सी डी में तो सेकेंड है ही नहीं, तो आप पहले ही इसको क्रॉस कर दो। ठीक। थर्ड इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आंसर भी आपका सही है। लास्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का गिफ्ट है? नहीं। अच्छा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि वेदर इट वॉज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और नॉट, तो आप फोर्थ ऑप्शन देखो कि ये तो आप हम समझ ही जाएंगे ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का गिफ्ट तो है नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से हमने चीज़ें बोरो की, और बाकी हमारे देश के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, तो डेफिनेटली इट वाज नॉट अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सही कर सकते हैं। इस वजह से फोर्थ सही नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड ही तो बचा। तो सेकंड और थर्ड किस में है? बी में। ठीक है, तो बी वुड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस विच वन कम इनटू फोर्स सून आफ्टर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट ज़रूर देखते चलें। कॉन्स्टिट्यूशन की आप बेयर एक्ट खोलिए, उसमें आर्टिकल 394 है। ठीक है, आप उसको देखो तो उसमें कमेंसमेंट दिया होगा। उस कमेंसमेंट में आप देखेंगे कि कई सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 26 नवंबर 1949, ये डेट क्या है? ये डेट वो है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, अडॉप्शन वाली डेट है ना। अच्छा, फोर्स में कब आया था ये बताइए? तो भाई फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, ईयर भी याद रखना है। तो ऑन द 26 नवंबर 1949 16 आर्टिकल्स जो थे, 16 आर्टिकल्स वो उसी दिन से लागू हो गए थे। और थोड़ा सा इसमें चलिए मेहनत कर लेते हैं, इससे क्या होगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व होंगे। और गाइज देखो, अभी हमारे पास 1 डेढ़ महीने का जो भी टाइम है, इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत से पढ़ लेंगे ना, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी आपके ऑप्शंस में। तो इस टाइम आप बिल्कुल भी कहते नहीं कि जी मत चुराइए कि हम कम से कम पढ़ लें। इस समय जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करके पढ़ेंगे, आपके आंसर्स उतने ही सही होंगे। तो देखो, आप 394 ओपन करो और उसमें देखिएगा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 है। फिर इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है 324, 366 है। ठीक है, और फिर 392, 393, 379, 380, 388 इस तरह से थे। टोटल आप देखोगे तो 16 आर्टिकल्स थे जो उसी दिन फोर्स में आ गए थे। ठीक है, अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सब जो है ये सिटीजनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये उस दिन फोर्स में आ गई थी। ओके, आर्टिकल 60 देखो, प्रेसिडेंट की ओथ की बात करता है। ठीक, वो फोर्स में आया था। 324 हम सबको पता है कि इलेक्शन की बात करता है, वो फोर्स में आया था। ठीक, 366 और 367, 366 तो ज़रूर से हमें देख लेना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशन क्लॉज है, और 367 इंटरप्रिटेशन की बात करता है। तो आप देखो, जो बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ें थी उस समय लोगों को, जिनके बारे में पता रहे, या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से लागू करने के लिए जो बेसिक चीज़ें थी वो सब उस दिन फोर्स में आ गई थी। उसके बाद एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो 379, 380, 388 और 391 है, ये आर्टिकल्स बाद में चल के रिपील हो गए थे। तो आप ये भी याद रखो, इससे क्या होगा, देखो हैं तो चार ही आर्टिकल्स, 379, 80, 88, 91। लेकिन इससे क्या होगा कि कभी भी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस में ये चारों आर्टिकल्स कहीं भी रहे, तो आपको पहले ही पता होगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रिपील हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मेहनत करने से कई सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि कितना हेल्प हमें इस चीज़ से मिल रही है। और 392 आया था जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट था टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, और 393 हम सभी जानते हैं जिसमें शॉर्ट टाइटल है। तो टोटल 16 आर्टिकल्स थे जो उस दिन फोर्स में आ गए थे। ठीक, तो अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस which one came into force soon after the adoption of the constitution. Provisions relating to citizenship. अब देखो, ये ऑप्शन कितना इजी लग रहा है ना क्वेश्चन, जब हमने बस 2-5 मिनट की थोड़ी सी मेहनत की। इलेक्शंस, बिल्कुल अब हमें याद होना चाहिए कि 324 आया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट, इससे रिलेटेड भी चीज़ें आई थी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, जब 2 सही हो गया, मान लो तीसरे में कन्फ्यूज़न भी है, तो 2 सही है तो फिर
जाहिर सी बात है कि तीसरा भी सही ही होगा, है ना, जब इस तरह का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव का। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी। The salient features of the Indian Constitution provide for single citizenship, strictly federal form of government, unique blend of rigidity and flexibility। देखो सिंगल सिटीजनशिप तो हमारे यहाँ है ही, ये हम सबको पता होगा, इस वजह से जो ऑप्शन 1 है वो हमारा सही है। अच्छा ठीक है, चलिए सिटीजनशिप की बात हुई, 2 मिनट का टाइम यहाँ पे लेते हैं। सिटीजनशिप कहाँ पे दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच पार्ट? हम ये जानते हैं कि टोटल 22 पार्ट्स हैं, सो विच पार्ट कवर्स सिटीजनशिप वाली चीज़? तो ये है पार्ट सेकेंड, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से लेके 11, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लो बस। 5 से 11 सिटीजनशिप की बात करता है और सेकेंड पार्ट है, बस। अब इसके आगे कुछ नहीं जानना है, भूल जाओ बाकी आर्टिकल में कुछ भी दिया हुआ है, ठीक। लेकिन हाँ, कभी सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हमें ये याद रहेगा कि सेकेंड पार्ट में था और 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स थे, ठीक। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में तो हमारी कंट्री में है, ये हमें पता है। क्या हमारी कंट्री स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है? नहीं। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ दिया हुआ है? डी। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और है जो यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को काजी फेडरल भी बोला जाता है, गवर्नमेंट को बोला जाता है कि काजी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं कि किसने ये चीज़ बोला था, ठीक है। तो याद रखना कि वेयर ने बोला था, केसी वेयर, WHEARE, जिन्होंने काजी फेडरल टर्म यूज़ किया था। अभी आगे क्वेश्चन इस पर आएगा, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सैलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सैलियंट फीचर नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है ही, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, पता है सबको। काजी फेडरल स्ट्रक्चर है, अभी बताया, ये भी है। कमिटेड जुडिशरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है ही। बट देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक शब्द का हेर फेर है, एंड दैट टर्म इज़ कमिटेड। हमारे यहाँ जो सैलियंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ नॉट कमिटेड जुडिशरी, दैट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट और नॉट कमिटेड, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, राइट। देखिए बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को कहते हैं ना, माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड। तो देखो वेरी रिजिड तो पहली बात है ही नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है और रिजिड भी नहीं है, बट जो बेस्ट सूटेड आंसर है दैट इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये देखिए अभी, क्योंकि आज स्टार्टिंग है और हम स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे, धीरे धीरे जैसे आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसी तरह से पढ़ाई की जाएगी। तो अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत ना हो, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ US, इजिप्ट, एक सेकेंड, प्रेसिडेंट ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ US, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है। देखिए इसका आंसर है ब्रिटिश मोनार्क, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके सेम क्वेश्चन। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल। देखो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये तो हमें पता ही है। बात ये है कि एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मेंबर्स ऑफ द लोक सभा आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इस वजह से है बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल, ठीक है। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पे
अगर फेडरल की बात कर रहा है कि कैसे पता चलेगा कि फेडरल है, तो फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि वहाँ पे पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी। Which one of the following is the mandatory minimum requirement of a functional federation? Functional federation की क्या minimum requirement है? States should be represented in the upper house of the national legislature, judicial review, distribution of legislative and administrative powers between the two sets of the government. देखो functional federation अभी मैंने बताया ना, अगर federalism है तो उसका जो basic concept है वो distribution of power ही है between the different organs of the government, national and state, as to so to ensure the independence of the government with their respective spheres. Distribution of legislative and administrative powers between the two sets of the government, national and state, to ensure independence but coordinated exercise of the powers of the government. तो देखिए, जो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है ना, जैसे कि यूएस में है, तो वहाँ पे बेसिक जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि पावर तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच, और दूसरी वो जो ऑर्गन्स हैं अपने पर्टिकुलर स्फीयर में दे आर इंडिपेंडेंट टू वर्क। ठीक है, वो फ्री है काम करने के लिए। सो यहाँ पे जो बेस्ट सूटेड आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। ओके, ऐसा नहीं है कि दे डोंट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, बट जैसे यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुआ है ना, टू इंश्योर इंडिपेंडेंट बट कोऑर्डिनेटेड, इट इज़ नॉट बट कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना इज़ द अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो बेस्ट हमें हमेशा देखो इसी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको लगेगा सी है कि डी है, अच्छा कोऑर्डिनेट तो करना चाहिए, बट द बेस्ट सूटेड आंसर इज़, बिकॉज द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का जो बेसिक अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, इस वजह से द आंसर वुड बी सी। The structure of the Indian Constitution is federal in form and unitary in spirit, unitary in form and federal in spirit, और प्योरली फेडरल। देखो प्योरली फेडरल तो हमारे यहाँ है नहीं। ठीक है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, जो स्पिरिट है वो हमारे यहाँ डेफिनेटली यूनिटरी की है। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम या किसी भी दिक्कत जब होती है हमारी कंट्री में, इमरजेंसी हो गया या कुछ भी, तो उस समय हम एक यूनिटरी स्पिरिट को शो करते हैं, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पे ही आपको लगेगा कि स्पिरिट हमारी हर जगह यूनिटरी की है। तो इस वजह से फॉर्म भले ही फेडरल है बट स्पिरिट इज़ यूनिटरी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, 21 का ए। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ वीक सेंटर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ए सेंटर विच इज़ वीक इन नॉर्मल टाइम्स बट वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग एमरजेंसीज, नन ऑफ दिस। नहीं, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है सी ऑप्शन से, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द इंडियन स्टेट्स बिकम फेडरल फ्रॉम यूनिटरी, यूनिटरी फ्रॉम फेडरल, यूनिटरी एंड यूनिटरी काजी फेडरल। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हम पहले ही जानते हैं कि प्योरली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ है नहीं, तो इमरजेंसी के टाइम में हमारे यहाँ यूनिटरी बन जाता है, बट कहाँ से, काजी फेडरल से। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से ये मत लगा देना यूनिटरी फ्रॉम फेडरल, रादर यूनिटरी फ्रॉम काजी फेडरल, तो ये बेस्ट सूटेड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ काजी फेडरल। ओके, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, मैं आपको पहले ही बताई, ये कहीं भी काजी फेडरल से रिलेटेड चीज़ आएगी और पूछा जाएगा किसने बोला है, तो वो प्रोफेसर के.सी. वियर। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज फेडरेशन, काजी फेडरल, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो आप आर्टिकल 1 ही देखो, आर्टिकल 1 में ये चीज़ बताई गई है कि भारत दैट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, सो इस वजह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब करता है, फेडरेशन, काजी फेडरल, इन सब से कोई वास्ता नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन इन ऑल द स्टेट्स, यूनियन इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। देखो अभी आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, तो अगर पहले की बुक्स में देखेंगे तो आंसर आपको सी मिलेगा, बट अब इसका करेक्ट आंसर है यूनियन एंड ऑल द स्टेट्स। ठीक,
ओके तो यहाँ पे ये लेक्चर सीरीज़ हमारी ओवर होती है। डेली हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस हम कवर कर सकें और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी हम देखें। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 1 की बात आई ना, तो आप बस थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लेना। आर्टिकल 1 कहाँ है, पार्ट 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो और पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक। और डिटेल में इसके बारे में आगे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वैसे ही देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।